तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में देखिए मैंने आपको दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था, एक साइन इनवर्स के बारे में बताया था और एक कॉस इनवर्स के बारे में बताया था। साइन इनवर्स का ग्राफ भी बताया था, साइन इनवर्स की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी बताई थी और मैंने उसका रेंज बताया था कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और रेंज क्या होता है? -π/2 टू π/2। तो ध्यान यही रखना होता है कि जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 के बाहर ना जाए। इसी तरीके से फिर मैंने आपको कॉस इनवर्स एक्स कराया था। कॉस इनवर्स एक्स में मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने बताया था कि इसका जो रेंज होता है वो 0 टू पाई होता है। तो इसका आउटपुट 0 से पाई के बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ग्राफ मैंने बनाया था, मैंने दिखाया था कि ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फिर उस पर बेस्ड मैंने आपको ना छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो दोनों साइड में फंक्शन लगाते समय या हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इतना काम हम लोगों ने किया था। अभी कॉस इनवर्स पे कुछ ऐसे क्वेश्चन करने बाकी हैं जो हमने साइन इनवर्स पे किए थे। याद करें, जैसे साइन इनवर्स साइन 4 है ना, साइन इनवर्स साइन 6, साइन इनवर्स साइन 8, ये सब निकाला था। तो वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस, ये सारी वैल्यूज निकालना हम लोग को बाकी है। तो आज हम लोग उसी पे चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास cos ऑफ cos इनवर्स x आता है तो आप यहाँ पे cos और cos इनवर्स को कैंसिल करके x लिख सकते हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो x है ये cos इनवर्स की डोमेन के कारण -1 से 1 होगा और अगर ये -1 से 1 है तो ये cos की रेंज में लाई कर रहा है। तो अगर ये cos की रेंज में लाई कर रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैंसिल होकर के सिंपली x दे देगा। ठीक है, लेकिन cos इनवर्स ऑफ cos x, ये आप कैंसिल करके आप हमेशा x नहीं लिख सकते हो। ठीक है, नॉट ऑलवेज x। क्यों? क्योंकि आप इसको कैंसिल करके x तभी लिख सकते हो जब ये x cos इनवर्स की रेंज में लाई करे। अगर ये x cos इनवर्स की रेंज के बाहर निकल गया तो आप इसको कैंसिल करके x नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x, इसका cos का डोमेन ऑल रियल नंबर है तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? ऑल रियल नंबर। ठीक, तो ऑल रियल नंबर अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे ये अगर cos इनवर्स की डोमेन रेंज के बाहर चला गया, अगर ये cos इनवर्स की रेंज के बाहर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहला क्वेश्चन आपको लेता हूं कि भाई चलो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 5π/4 की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको कैंसिल करके 5π/4 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 5π/4 पाई से ज्यादा है। ठीक है, और cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है, उसके बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण से हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। अगेन, जैसे हमने साइन इनवर्स साइन के लिए किया था वैसे ही हम इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड ये कि हम इसकी वैल्यू निकाल लें और फिर उसके बाद cos इनवर्स ऑफ दैट थिंग की वैल्यू हम लोग निकालें किस इंटरवल में? 0 से पाई में। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है कि आप इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाओ ताकि ये जो एंगल है ये cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई में आ जाए। अगर ये cos इनवर्स की रेंज में आ जाता है तब आप इनको कैंसिल करके और यही एंगल आउटपुट में लिख सकते हो। ठीक है, और अगर ये इसकी रेंज में नहीं है तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फिर दूसरा मेथड यही रहेगा कि हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लगाएंगे cos की ताकि ये हमारा एंगल 0 से पाई में आ जाए, cos इनवर्स की रेंज में आ जाए और हम इसको कैंसिल कर सकें। तो पहले मेथड से देखिए, cos इनवर्स ऑफ cos 5π/4 की वैल्यू निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये काम किया है। इसके नियरेस्ट कौन सा एंगल है भाई? ये पाई के नियरेस्ट। देखिए 5/4 1 है, ये पाई के नियरेस्ट है तो आप इसको लिख सकते हो cos ऑफ पाई प्लस π/4। नाउ cos पाई प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -1/√2। तो यहाँ पे आप लिखोगे cos इनवर्स ऑफ -1/√2। ठीक, ये हम रफ स्पेस के लिए अलग कर लेते हैं एंड एडिशनली यहाँ भी थोड़ा रफ स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
तो cos इनवर्स ऑफ -1/√2, अब ये कितना आएगा? अब इसका आंसर हम 0 से पाई में बताएंगे। तो 0 से पाई में आप मुझे बताइए कि cos थीटा -1/√2 कब होता है? cos नेगेटिव है तो 0 से पाई में cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पे, और -1 तो यहाँ पे -1/√2 कब आएगा भाई? π/4 जब आप लोगे ये, तो ये आएगा कितना? पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस π/4 आपके पास आ जाएगा कितना? 3π/4। तो इस तरीके से ये जो cos इनवर्स cos 5π/4 है, ये कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू आ रही है 3π/4। दैट इज योर आंसर। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं cos की प्रॉपर्टी। cos की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं ताकि ये हमारा 0 से पाई में आ जाए, ताकि ये हमारा cos इनवर्स की रेंज में आ जाए। तो cos की प्रॉपर्टी पता है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, cos पाई माइनस थीटा नहीं लगा सकते आप। क्यों? क्योंकि cos पाई माइनस थीटा cos थीटा नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। और यहाँ पे ना आप इस माइनस को इधर एडजस्ट भी नहीं कर सकते, जैसे साइन में किए थे। साइन में आपने इस माइनस को क्या किए थे? इधर ले आकर के और अंदर लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे माइनस इधर आएगा तो अंदर नहीं जा सकता। क्यों भाई अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपने पढ़ा है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये माइनस को आप अंदर थोड़ी ले जा सकते हो, माइनस अंदर नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ठीक है, तो इस माइनस को आप ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें, पाई वाली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो फिर क्या लगेगी? 2 पाई वाली प्रॉपर्टी ही देखते हैं कि cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि क्या होगा? cos थीटा होगा। हम यही प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब चलो चेक करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा लगाने पे क्या ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है? तो अगर आप ध्यान दो तो ये देखिए 2 पाई माइनस थीटा अगर करोगे, लिख देते हैं यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 5π/4। तो ये आपके पास कितना आएगा? ये आएगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 3π/4। और अब ये 0 से पाई के बीच में है, इसलिए अब आप इसको कैंसिल करके और अपना आंसर 3π/4 लिख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि cos की कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? पाई माइनस वाली तो बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि माइनस एडजस्ट नहीं होगा। 2 पाई माइनस वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल लग सकती है। ठीक है, चलिए अगला मैं आपको देता हूं, इसका भी मुझे करके दिखाइए, फिर इससे सिचुएशन क्लियर होगी और फिर हम इसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 8π/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके जरा इसकी वैल्यू निकालिए। जो दो मेथड्स बताए हैं आप उससे करिए। प्रॉपर्टी वाला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जनरल मेथड है, उससे करने की कोशिश करिए। वैल्यू वाला तो देखो बन जाएगा, ठीक है, आई एम श्योर कि वैल्यू वाला जो है वो आपसे बन जाएगा, लेकिन वैल्यू वाले से आप सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रॉपर्टी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे करने की कोशिश करिए। चलिए पहले मैं वैल्यू वाला रख के करता हूँ, ठीक, ताकि आंसर को वेरीफाई कर सकें। सो cos इनवर्स ऑफ cos 8π/3 की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया है, ये कितने पाई के नियरेस्ट है? देखिए तो कितने पाई के नियरेस्ट है? 3 पाई के नियरेस्ट है ना, क्योंकि 3 पाई 8/3 जो है वो 3 के नियरेस्ट है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये 3 पाई के नियरेस्ट है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 3 पाई माइनस π/3। चेक कर सकते हो आप। नाउ cos ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस cos π/3, और ये हो जाएगा माइनस cos π/3। कितना होता है? cos π/3 होता है 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। तो यहां से जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आया? cos इनवर्स ऑफ -1/2। नाउ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब ये आप अपने हिसाब से 0 से पाई में आंसर बता दो। तो 0 से पाई में आप बताइए कि cos थीटा -1/2 कब होता है? तो cos थीटा निगेटिव है तो पक्का सेकंड क्वार्टर में आएगा, और निगेटिव है तो आप इसके लिए क्या बोलोगे पता? पाई माइनस π/3, 60 डिग्री पे हाफ होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो 0 से पाई में ये आंसर आएगा, या आपका आंसर हो गया 2π/3। ठीक है, अब चलिए दूसरे मेथड से हम लोग करते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है? प्रॉपर्टी वाला। यहाँ पे भी मैं रफ स्पेस को एक लाइन से सेपरेट कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हम रफली क्या कर रहे हैं और हमारा फेयर वर्क क्या है। ठीक, तो दूसरा है प्रॉपर्टी लगाना। अब यहाँ पे ना ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देखो तो जरा 2π - करके देखो, 2π - करके देखिए तो ये आपने देखा कि ना ये 2π - करने पे आ रहा है 2π - 8π/3। तो ये कितना आ गया? -2π/3। तो ये नहीं, ये 0 से पाई में नहीं है, ये कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है, इसलिए आप ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर क्या 3π - वाली? नहीं, 3π वाला तो लगाना ही नहीं है, ऑड वाला तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, ऑड वाला बिल्कुल नहीं लगाना। देखो क्यों? क्योंकि cos π - माइनस cos थीटा होता है, cos 3π - माइनस cos थीटा होता है, तो ऑड वाली प्रॉपर्टी तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि ये माइनस एडजस्ट होगा नहीं। आपको प्रॉपर्टी इवन वाली ही लगानी है। आपने 2π - लगाया तो आपने देखा कि नहीं, ये 0 से पाई में नहीं आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। तो 4π - करके मत देखिए, आप यहाँ पे दूसरा रास्ता, आप इसको ना थीटा -2π करके देखिए। क्या देखिए? थीटा -2π करके देखिए, क्योंकि पता है मैग्नीट्यूड में अगर आप देखोगे तो ये 2π/3 जो है ये 0 से पाई के बीच ही है मैग्नीट्यूड में। निगेटिव साइन को अगर इग्नोर करें तो मैग्नीट्यूड में ये 0 से पाई के बीच में ही है, बस ये निगेटिव साइन दिक्कत कर रहा है। तो निगेटिव साइन को एडजस्ट करने के लिए हम इसको थीटा -2π करते हैं। थीटा -2π अगर करोगे तो आपके पास आएगा 8π/3 -2π, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2π/3। और अब ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम पता कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे cos 2π - नहीं लगाएंगे, बल्कि cos ऑफ थीटा -2π लगाएंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या cos थीटा -2π कोई प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल होती है भाई। आपने देखे अभी ये क्या पढ़ा, देखो कि cos ऑफ -थीटा इक्वल टू cos थीटा होता, पढ़े हो ना ऐसा? तो cos के अंदर अगर एंगल के पीछे माइनस लगा भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। तो यहाँ पे इस cos के अंदर अगर हम एंगल में के पीछे माइनस लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता। इसलिए आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि cos ऑफ थीटा -2π, cos ऑफ थीटा -2π इक्वल टू cos 2π - थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चूज की? cos ऑफ थीटा -2π। ऐसा करने से जो हमारा एंगल है वो 0 से पाई के बीच में आ जाता है, cos इनवर्स की रेंज में आ जाता है, और इस केस में हम cos इनवर्स cos को कट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा थीटा -2π। व्हाट इज योर थीटा? थीटा है आपका 8π/3 -2π। तो ये आपके पास कितना आ गया? फाइनली आंसर कितना आ गया? 2π/3। So your final answer becomes 2π/3. That is your final answer. ठीक है, चलिए अब इसको ना मैं जनरलाइज करता हूँ, इतना दिमाग ना लगाना पड़े, इसको मैं क्या करता हूँ, जनरलाइज कर देता हूँ। तो ये जो जनरल बातें बताऊंगा इससे आप बड़े आराम से cos इनवर्स cos की वैल्यू लिख सकते हो। तो cos इनवर्स cos को अगर हम जनरलाइज करें, सेकंड मेथड को कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मेथड जैसा मैंने बताया बहुत ही लिमिटेड केस में यूज होता है, तो सेकंड मेथड के बारे में आपको जानना चाहिए। तो हम जनरलाइज करते हैं, ध्यान से सुनिए। cos इनवर्स cos में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई जाएगी। पहली बात, जो भी प्रॉपर्टी लगाई जाएगी वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाली प्रॉपर्टी ही लगाई जाएगी। 2π - थीटा या थीटा -2π या 4π - थीटा या थीटा -4π, ऑड वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लगानी। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, अब देखिए ध्यान से, आप अपने एंगल को पता करिए कि कितने कितने पाई के बीच में है ना, कितने पाई के बीच में। जैसे आपने देखा कि 8π/3, ये किस किस पाई के बीच में? ये 2π और 3π के बीच में है। किसके बीच में है? 2π एंड 3π के बीच में। लेकिन 3π वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 2π वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो 2π वाली प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? 2π - थीटा लगाएं कि थीटा -2π लगाएं? तो इसके लिए आप देखिए कि ये जो एंगल है ये 2π से बड़ा है। तो जब ये थीटा 2π से बड़ा है तो इसलिए हम लोग थीटा -2π वाली प्रॉपर्टी लगाएं, ताकि आउटपुट पॉजिटिव आए, आउटपुट 0 से पाई के बीच में आए। ठीक है,
तो ये एनालिसिस है जिससे आप जनरल चीजों को सॉल्व करके उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पे पॉइंट में मेंशन भी किए दे रहा हूं कि क्या मैंने आपको बताया। पहला चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान रखिएगा कि ओनली फॉर्मूला ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई यूज करना। ठीक, दूसरा ऑब्जर्व द इंटरवल, क्या करना है आपको, ऑब्जर्व द इंटरवल इन विच एंगल लाइज, वो इंटरवल ऑब्जर्व करना है जिसमें आपका एंगल लाई करता है, और फिर उसके हिसाब से इवन मल्टीपल वाला एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना है ताकि वो 0 से पाई रेंज में आ जाए। क्लियर? तो चलिए अब हम आपको इस पे क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। ठीक, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अब आप सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करना है cos इनवर्स cos 4 को, cos इनवर्स cos 4 को सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड फेल, पहला मेथड से तो आप बिल्कुल इसको नहीं कर सकते हो क्योंकि आप cos 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड है, मैंने आपको एक जनरलाइजेशन किया है, जनरल बात बताई है कि आप चेक करिए कि ये किस किस पाई के बीच में है। तो आप देख रहे हो कि ये पाई से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, तो पाई से 2 पाई के बीच में है। जब पाई से 2 पाई के बीच में है तो फॉर्मूला तो आपको देखो 2 पाई वाला लगाना है, ऑड मल्टीपल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब 2 पाई वाला 2 पाई माइनस थीटा लगेगा कि थीटा माइनस 2 पाई लगेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो थीटा है ये 2 पाई से छोटा है, इसलिए आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई माइनस थीटा वाला। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 पाई माइनस 4 विल बी द आंसर ऑफ cos इनवर्स cos 4। देखो प्रॉपर प्रोसेस तो ये है कि आप इसको लिखो प्रॉपर तरीके से, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 पाई माइनस 4, और फिर अब आप बोलो कि ये 0 से पाई इंटरवल में आ रहा है इसलिए इसको कैंसिल करके ये लिख सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आप डायरेक्टली आंसर लिखा करो, डायरेक्टली आपको आंसर इस तरीके से लिखना आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला इसका मुझे आंसर बताइए, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 8, जरा देखिए कितना आंसर आएगा। देखिए यस, देखिए पहले चेक करिए कि कितने कितने पाई के बीच में है। तो आप देख रहे हो कि 2 पाई से तो बड़ा है ना, 6.28 से बड़ा है, और 3 पाई से छोटा है, तो ये 2 पाई से 3 पाई के बीच में है। तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में तो 2 पाई वाला फॉर्मूला ही लगाना है, और थीटा माइनस 2 पाई लगाना है, थीटा माइनस 2 पाई लगाना है क्योंकि ये 2 पाई से बड़ा आ रहा है। क्लियर? बन जाएगा। चलिए अगला मुझे करके बताइए, तो इसका आंसर बताइए, cos इनवर्स cos 10। तो ये टेक्निक जो मैंने बताई ना, दैट इज द बेस्ट टेक्निक, इसी टेक्निक से आप आंसर बताते हो। cos इनवर्स cos 10, यस जल्दी से करिए। तो देखो ये 3 पाई से बड़ा है, 4 पाई से छोटा है, 3 पाई से 4 पाई के बीच में है, 4 पाई वाला फॉर्मूला लगेगा, 4 पाई से छोटा है इसलिए 4 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अगला करके बताइए, cos इनवर्स cos 16 की वैल्यू बताइए। देखिए कितना आ रहा है ये आपका 5 पाई से बड़ा है कि छोटा, 5 पाई, देखो तो 5 पाई दैट इज 5 इंटू 3.14, 5 पाई से बड़ा आ रहा है ना, 5 पॉइंट से ये आपका क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो 5 पॉइंट से जब बड़ा है तो ये 5 पाई से 6 पाई के बीच में है, तो फॉर्मूला तो देखो 6 पाई वाला लगेगा, और 6 पाई से छोटा है इसलिए 6 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो आई होप कि अब आप बड़े आराम से कर सकते हो। एक लास्ट करिए फिर आगे बढ़ा जाए, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 50 की वैल्यू बताइए, जैसा आपने साइन इनवर्स साइन में किया हुआ था। करिए तो कितना, देखिए याद करिए आपने वहां पे 16 पाई निकाला था और वो आया था 50 पॉइंट कुछ आया था,
मतलब ये 16 पाई से छोटा है, ये 15 पाई से 16 पाई के बीच में है, तो फॉर्मूला तो 16 पाई का ही लगेगा ना, और 16 पाई से छोटा है इसलिए 16 पाई माइनस थीटा लगेगा, ताकि आपका आउटपुट पॉजिटिव आए, 0 से पाई के बीच में आए। सो योर आंसर इज 16 पाई माइनस 50। थीटा की जगह पे क्या है 50, तो 16 पाई माइनस 50 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं कि आपको सॉल्व करना है cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन cos इनवर्स ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज बतानी है। अब देखिए, जो मैं आपको अब आगे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अब हम लोग बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और पता है, अभी तो मैं cos इनवर्स पे एक आध क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके बाद हम sin इनवर्स और cos इनवर्स दोनों पे मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस पे sin इनवर्स और cos इनवर्स पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पहले हम इस पे क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद फिर बाकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, उन पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, इसलिए सिर्फ उनका ग्राफ देखेंगे, उन पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्वेश्चन बनता ही नहीं ज्यादा। ठीक है, तो उनके बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे, लेकिन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पे हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताइए। किया जाए, देखिए देखिए दोनों साइड में कॉस इनवर्स है, अगर दोनों साइड से कॉस इनवर्स हटाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, आपको मैंने बताया क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब आप दोनों साइड से कॉस इनवर्स हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां से देखिए आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर और इनइक्वालिटी का साइन चेंज और एक्स, और दोनों साइड से हमने कॉस इनवर्स हटा दिया। नाउ इसको इक्वेशन को सॉल्व करिए, इजी है। एक्स को इधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन निकालिए, तो x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, 0 एंड 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक, ड्रॉ द वेवी कर्व। पॉजिटिव कहां कहां पे है, ये। तो अब आपका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ओपन है सब जगह पे, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, लेकिन नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपने कॉस इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दिया है, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दिया, तो आप अपने फाइनल आंसर को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या ये इस क्वेश्चन की डोमेन में लाई करता है, क्या ये इस क्वेश्चन की डोमेन से बाहर तो नहीं चला गया। ये हमेशा आपको चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन की कंडीशन अभी लगाना बाकी है, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से एक्स हैं जो इसकी डोमेन में आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये वाला बता रहा है, ये वाला डोमेन की रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आपका x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ये एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच में, भाई ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो -1 वाला तो दिक्कत नहीं है, ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा। तो ओवरऑल हम दोनों को मिला के बोल सकते हैं कि हमारा x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये कॉस इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें से -1 से 1 का वैल्यू लेना है, बाकी को रिजेक्ट करना है। तो ये तो देखो -1 से 1 के बाहर का है, रिजेक्ट दिस। ये -1 से 1 के बीच का अगर आप लोगे तो -1 इसके बीच में आएगा, -1 से 0 आपका आंसर आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 टू 0। -1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, देखो इसके अंदर है, और 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -1 टू 0। क्या सीखा आपने, यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सीखा, इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि अगर आप कॉस इनवर्स हटाते हो या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटाते हो, तो जो फाइनल आंसर निकालते हो ना, उसको एक बार डोमेन से जरूर चेक कर लीजिएगा
कि कहीं ये डोमेन के बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि आपको सॉल्व करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन इससे थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस 3। ठीक, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलिए करते हैं। देखिए पहला काम क्या करोगे, दोनों साइड से कॉस इनवर्स हटाओगे, तो कॉस इनवर्स हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, ये इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो x और 3 दोनों को इधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करिए। इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा सिंपली x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एंड बाई वेवी कर्व मेथड इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो क्या होंगे, -3 एंड +1, और ये है इसका वेवी कर्व। तो आपने क्या देखा कि जो आपका x आ रहा है वो आ रहा है, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव के लिए -∞ टू -3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये आंसर हम बता तो देते, लेकिन अभी वो कंडीशन लगाना बाकी है। कौन सी कंडीशन? ये आंसर डोमेन के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो भाई 1 बाई 1 देखिए कि आपका पहले इसका डोमेन चलो सेटिस्फाई करते हैं कि ये जो कॉस इनवर्स का इनपुट x प्लस 3 है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो x क्या आएगा, 3 दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा -4x, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा -2। तो आपका x जो है ना वो -4 से -2 के बीच में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो अब आप ना इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिए। अभी ये बचा हुआ है, अभी इसको करते हैं, बट पहले इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए ना। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सबका डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो देखो -4 इसके बीच में आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा -4 से लेकर के -3। तो यहां से आपका आंसर मिला x बिलोंग्स टू -4 से -3। -4 पे क्लोज्ड है एंड -3 पे देखिए ओपन है। ठीक, ये मिला। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास बचा, लास्ट चीज आपको जो करनी है वो बची, इस कॉस इनवर्स का इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये भी -1 से 1 के बीच में लाई कराना है। ठीक, और जो भी आएगा ना आपको उसका इसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है, इसके साथ। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करने चलोगे तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन लेना तो और भी लेंदी हो जाएगा। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका एक बेटर रास्ता मैं आपको बताता हूँ कि आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 से 1 के बीच में कब होगा, और वो भी हमेशा नहीं देखना है आपको, बल्कि इस x के लिए देखना है कि x बिलोंगिंग टू -4 से -3 के बीच किस x के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये आप ना इसके ग्राफ से भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो आप इसका cos एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ग्राफ ड्रॉ कर दो। ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, जिसके दो रूट्स हैं, एक है 0 और एक है -3, 0 एंड -3। तो इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा आएगा। ठीक, ये -3 है, ये -2 -1 एंड 0। यस, तो अब ये आपको पता करना है कि ये जो ग्राफ है या ये जो x² + 3x है ये -1 से 1 के बीच कब होगा।
हमेशा नहीं पता करना है, आपको सिर्फ x बिलोंगिंग टू -4 से -3 में पता करना है कि x -4 से -3 के बीच ये आपका x² + 3x -1 से 1 के बीच कब होगा। तो -4 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर x -4 से -3 के बीच में है तो आपको कौन सा ग्राफ कंसीडर करना है। x अगर आपका -4 से -3 के बीच में तो आपको सिर्फ ये ग्राफ कंसीडर करना है, इस x² + 3x का, और इसमें बताना है कि ये जो ग्राफ या x² + 3x है ये इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में कब है। तो आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है ये -1 से तो हमेशा ही बड़ा है, 1 से नीचे कब है ये आपको पता करना है। तो 1 से नीचे कब है ये अगर आपको पता करना है तो बहुत ही सिंपल सा रास्ता है कि आप ना 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये आपका क्या है, 1 है। अब देखिए ध्यान से, 1 से 1 के बीच कब है आपका ये x² + 3x -1 से 1 के बीच कब है, जब x बिलोंगिंग टू -4 टू -3 है। तो इसमें ये -1 से 1 के बीच में कब है, देखो ये वाला ग्राफ के लिए, ये ग्राफ में ये आपका -1 से 1 के बीच में है फॉर x बिलोंगिंग टू -4 टू -3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपके x की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपका है यहां से लेकर के ये क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू ये क्या x की वैल्यू आएगी, ये वाली, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, निकालना पड़ेगा। देखिए ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये x² + 3x का ग्राफ है, ये हमें पता करना होगा ना कि ये 1 कब हो रहा है। देखो ये 1 कब हो रहा है, तो ये 1 कब हो रहा है, कैसे निकालोगे, सिंपल सी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके x² + 3x - 1 = 0। x इक्वल टू कितना आएगा, -b ± √b² 9 माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो एक -3 + √13 ना, ये वाला छोड़ दो क्योंकि ये पॉजिटिव वाली वैल्यू दे रहा है जब ये आपका 1 के इक्वल होगा। आपको तो चाहिए निगेटिव वाली वैल्यू ना, तो इसलिए यहां से हमें पता चला कि x हमारा आ रहा है -3 -√13/2। ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -3 -√13/2। तो हमारा अब फाइनल आंसर देखिए क्या होगा, फाइनल आंसर होगा x बिलोंगिंग टू इस पॉइंट से लेकर के -3 तक। तो -3 -√13/2 से लेकर के -3 तक, इस पे क्लोज लगेगा क्योंकि ये बीच में आ रहा है और 1 अलाउड है लेना ये। और -3 पे देखिए ओपन आ रहा था पहले ही, तो इसलिए हम लोग -3 पे ओपन ही लगाएंगे। यहाँ पे ओपन आ रहा था इसलिए हम लोग इसको क्या लगाएंगे, ओपन ही लगाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि आपका जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंगिंग टू -3 -√13/2 से लेकर के -3 तक। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार मैं फिर जल्दी से बता दे रहा हूं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से फॉर्म किया था डाटा लेकर के। इसको सॉल्व किया तो आपने कैसे सॉल्व किया भाई, कॉस इनवर्स दोनों साइड से हटाया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ और इसको सिंपल वेवी कर्व से सॉल्व करके ये निकाल दिया। ठीक, इसके बाद ये हमें देखना है कि इसमें से कौन से x लेना है जिसके लिए कॉस इनवर्स का इनपुट -1 से 1 के बीच में रहे, इसको ध्यान रखना है। जिस किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हटाते हो तो मैंने बोला कि आप हमेशा फाइनल आंसर को एक बार चेक कर लीजिए कि वो क्वेश्चन की डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमने एक एक करके चेक किया, x + 3 को चेक किया कि -1 से 1 के बीच, तो हमें पता चला हमारा x -4 से -2 के बीच, इसके साथ में इंटरसेक्शन लिया तो ये आया। लास्टली हमें देखना है कि ये भी कब -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन इसके अंदर ही देखना है। तो हमने यहाँ पे ग्राफिकल रास्ता चूज किया, मैथमेटिकल रास्ता भी है, लेंदी पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, कि आप पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, जो आए उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लो, तो लेंदी पड़ेगा। बेटर रास्ता है कि हमने ग्राफ से देखा कि जब x बिलोंग्स टू -4 टू -3 है तो इस रीजन में ये x² + 3x कब -1 से 1 के बीच में है। तो हमने x² + 3x का ग्राफ ड्रॉ किया और x बिलोंगिंग टू -4 से -3 में देखा कि ये कब -1 से 1 के बीच में है। तो हमने देखा कि -4 से -3 के बीच में ये -1 से तो हमेशा ही ऊपर है, 1 से नीचे कब है ये हमने पता लगा लिया। कैसे पता लगाया, 1 के इक्वेट किया x² + 3x के और ये हमें पता चल गया। तो हमें पता चल गया कि हमारे x की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होनी चाहिए ताकि हमारा ये भी सेटिस्फाई हो और ताकि हमारा कॉस इनवर्स का इनपुट x² + 3x -1 से 1 के बीच में भी लाए।
क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा इक्वल टू 3 sin inverse 6/11, बीटा इक्वल टू 3 cos inverse 4/9, देन 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं, मोर देन वन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है cos बीटा ग्रेटर देन 0, दूसरा ऑप्शन है sin बीटा लेस देन 0, तीसरा ऑप्शन है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है cos अल्फा लेस देन 0। तो मोर देन वन करेक्ट है। मोर देन वन करेक्ट में पता है आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। तो जरा करिए, देखिए कि क्या क्या सही आंसर आएगा। चलिए देखा जाए, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ना अल्फा इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 3 साइन इनवर्स 6/11। साइन इनवर्स 6/11 की वैल्यू आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको वैल्यू पूछा भी नहीं है। ये इनइक्वालिटी पूछा है, किससे बड़ा किससे छोटा, या नियरेस्ट वैल्यू पूछा। देखो नियरेस्ट वैल्यू आपको पता करना है अल्फा बीटा को। तो अगर आपको इसकी नियरेस्ट वैल्यू पता करनी है तो मैंने टेक्निक सिखाई थी, याद करिए। मैंने बोला था कि आप इसके नियरेस्ट वो एंगल ढूंढिए जिसपे आपको साइन इनवर्स की वैल्यू पता है। तो साइन इनवर्स आपको 6/12 पे पता है, 6/12। तो 6/11 और 6/12 में चलिए कंपेयर करते हैं। 6/11 के नियरेस्ट हमने वो वैल्यू देखा जहां पे साइन इनवर्स की वैल्यू पता है। तो 6/11 6/12 में कौन सा बड़ा होगा, 6/11 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा। अब आप दोनों साइड का साइन इनवर्स लीजिए। दोनों साइड का साइन इनवर्स लोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे देखिए आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक, आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, π/6। तो यहाँ से आप लिख देते हो चलो कि साइन इनवर्स ऑफ 6/11 इज ग्रेटर देन π/6। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा कि 3 साइन इनवर्स ऑफ 6/11 इज ग्रेटर देन 3 से मल्टीप्लाई किया तो π/2। यही आपका अल्फा था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्फा π/2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि हमने नियरेस्ट वैल्यू चूज की है। तो अल्फा के बारे में आपको डाटा पता चल गया। ठीक, चलिए बीटा के बारे में पता करते हैं इसी तरीके से। तो बीटा है आपका 3 cos इनवर्स ऑफ 4/9। 3 cos इनवर्स 4/9। अगेन अप्रोक्सीमेशन करना है तो आप पता करिए 4/9 के नियरेस्ट वैल्यू जिसपे cos इनवर्स की वैल्यू आपको पता है। तो 4/9 के नियरेस्ट जिसपे हमें cos इनवर्स x की वैल्यू पता है वो है 4/8। कौन सा बड़ा होगा, 4/8 बड़ा होगा। अब दोनों साइड का cos इनवर्स लीजिए। दोनों साइड का cos इनवर्स लोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, क्योंकि cos इनवर्स एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos इनवर्स 1/2 बन गया। तो यहाँ से आपको पता चला कि cos इनवर्स ऑफ 4/9 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स हाफ कितना होगा, इट विल बी π/3। नाउ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप भी 3 से मल्टीप्लाई करो। सो 3 इंटू cos इनवर्स ऑफ 4/9 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे कितना आएगा, पाई। और ये है आपका बीटा। तो बीटा के बारे में भी पता चल गया ना कि बीटा आपका पाई से बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा होगा लेकिन पाई से बड़ा है। तो अल्फा पता चल गया π/2 से बड़ा है, और बीटा पता चल गया कि आपका पाई से बड़ा है। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को चलिए चेक किया जाए। पहला ऑप्शन बोल रहा है अप्रोक्सीमेशन ही तो है, इनइक्वालिटी ही तो है, इसलिए इतना काफी है डाटा एनालिसिस करना। पहला ऑप्शन cos बीटा ग्रेटर देन 0। बीटा मतलब पाई से बड़ा, पाई से बड़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं होता बल्कि ये निगेटिव होता है, तो पहला ऑप्शन रिजेक्टेड।
साइन बीटा लेस देन 0, बीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव होगा। नाउ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? पाई प्लस पाई बाई 2 से बड़ा, तो पाई प्लस पाई बाई 2 से बड़ा, 3 पाई बाई 2 से बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस बिल्कुल पॉजिटिव होता है। नाउ लास्ट ऑप्शन है कॉस अल्फा लेस देन 0। अल्फा है किस क्वाड्रेंट में? अल्फा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी करेक्ट। तो इसलिए 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन जो है ये कब पूछा गया था पता है? आईआईटी के एडवांस में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। ठीक है, कब पूछा गया था? आईआईटी एडवांस 2015। किस तरीके से करना है क्लियर है? आसान क्वेश्चन था ना, जो अप्रोच थी वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग ना कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो डोमेन, रेंज और बाकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो। क्योंकि क्वेश्चन वैसे मैंने डोमेन और रेंज से रिलेटेड आपको फंक्शन टॉपिक में करा दिए थे, लेकिन बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज को जाने हुए या बिना जो मैंने आपको डाटा बताया उसको जाने हुए सारे क्वेश्चन आप वहां पे नहीं कर सकते थे। तो इसलिए कुछ अलग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, डोमेन, रेंज और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लिखिए कि फाइंड डोमेन ऑफ, आपको डोमेन बताना है किसका? ln ऑफ mod ऑफ साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ mod x, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, फिर देखते हैं कि क्या करना है। देखिए किया जाए, क्या करना है बताइए। यहाँ पे देखिए इसका डोमेन बताना है, तो डोमेन बताना है तो यहाँ पे कितनी रिस्ट्रिक्शन है? एक लॉग का रिस्ट्रिक्शन है और एक साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का भी रिस्ट्रिक्शन है कि इसका इनपुट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और एक लॉग का रिस्ट्रिक्शन तो वही है। तो हम लोग लॉग के रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं, सबसे बाहर वाले रिस्ट्रिक्शन से। लॉग का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि उसका जो इनपुट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो ये पॉजिटिव करिए डोमेन के लिए, तो आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स x का मॉड इज ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव किया, ग्रेटर देन 0 किया, इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ मॉड x। तो अब आपको x की वो वैल्यूज पता लगानी है जिसके लिए मॉड ऑफ साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ मॉड x। देखो इसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है, मैथमेटिकली करने में थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, थोड़ी प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई है। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिकली ये भी आप कर नहीं पाओगे। जब प्रॉपर्टीज पढ़ा लेंगे, जब आप कर लोगे, तब भी ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो इसका बेस्ट तरीका पता है? बाई ग्राफ। क्यों ग्राफ से? क्यों? क्योंकि आपको देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है और मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन पता है। सो बाय मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन आप मॉड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरीके से आपको कॉस इनवर्स एक्स का पता है और ट्रांसफॉर्मेशन से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। और ग्राफ में आप बड़े आराम से देख सकते हो कि इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर कब है ना, क्योंकि आपको पता करना है कि ये इससे बड़ा कब है। तो आप पता कर लोगे कि जहां जहां पे इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर है, वहां वहां पे ये वाला फंक्शन इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, हम लोग दोनों का ग्राफ बनाते हैं और पता करते हैं कि कब हमारा साइन इनवर्स ऑफ x का होल मॉड कॉस इनवर्स मॉड x से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए पहले साइन इनवर्स x का बनाते हैं। साइन इनवर्स x का बनाओगे तो इसकी बाउंड्री बना दो। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 to π/2। और इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है -1 to 1। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए ऐसा होता था, आपने पढ़ा हुआ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ
ऐसे किए हो ना, यस। ओके, नाउ आपको किसका बनाना है, मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो जब आप इसका मॉड लोगे तो क्या फर्क पड़ता है पूरे फंक्शन का मॉड लेने पे, पूरे फंक्शन का मॉड लेने पे जहां पे ये पॉजिटिव था उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड लोगे तो वही आएगा। लेकिन जहां पे ये नेगेटिव है और इसका मॉड लिया तो ये किस में बदल जाएगा, ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो पॉजिटिव में बदल जाएगा तो ये जो नेगेटिव वाला ग्राफ है ये इतने ही मैग्नीट्यूड का ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब आपको इस ग्राफ का मिरर इमेज लेना होगा अबाउट एक्स एक्सिस। ये आ गया, ठीक। ये π/2 वाला पॉइंट है। तो ये जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब चलिए हम लोग बनाते हैं कॉस इनवर्स ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो कॉस इनवर्स ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, अगेन चलिए बेस कर्व बनाया जाए। बेस कर्व है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई। तो बाउंड्री बना देते हैं, रेंज 0 से पाई। और कॉस इनवर्स का बेस ग्राफ जो है ना वो ऐसा था, देखिए याद करिए, आपने कॉस इनवर्स का भी ग्राफ बनाया हुआ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया था। तो ऐसे आया था, मैं सिर्फ पॉइंट वाइज डॉटेड करके ड्रॉ करता हूं, ऐसे आपने निकाला था, ठीक। लेकिन आपको कॉस इनवर्स एक्स का नहीं बल्कि किसका ड्रॉ करना है, कॉस इनवर्स ऑफ मॉड एक्स का ड्रॉ करना है। ये मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 है, और इसके लिए मैंने बताया था कि इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इवन फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है भाई, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का ग्राफ के लिए क्या रूल बताया कि आप अपने बेस कर्व कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और निगेटिव एक्स एक्सिस में आप उसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए। क्लियर, ये इवन फंक्शन है तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने बेस कर्व का ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करो, नेगेटिव के लिए आप उसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लो। चलो हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि कब कब ये ब्लू कलर वाला मॉड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस कॉस इनवर्स मॉड एक्स के ग्राफ से ऊपर है। तो आप देखिए कहाँ कहाँ पे ऊपर, ये देखो तो ध्यान से, यहां से लेकर के और यहाँ तक ये ऊपर है। ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों इक्वल बन रहे हैं। कब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इक्वल होते हैं पता है, 1/√2 पे। यहाँ पे पॉजिटिव साइड में अगर बात करो ये कहाँ पे इक्वल होते हैं, 1/√2 पे, क्योंकि 1/√2 पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों π/4 होते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, -1/√2। तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर मिल रहा है, देखिए x बिलोंग्स टू, कब कब ऊपर है ये ब्लू वाला, -1 से लेकर के ऊपर है, कहाँ तक, -1/√2 तक ऊपर है। -1 पे क्लोज लगेगा क्योंकि ऊपर है, -1/√2 पे ओपन लगेगा क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल है -1/√2 पे, और इक्वलिटी अलाउड नहीं है। और कब कब ऊपर देखो, और आपको दिख रहा है देखो कि ये 1/√2 से 1 के बीच में ये ग्राफ जो है ये ऊपर है, 1/√2 से 1 के बीच में, अगेन 1/√2 सॉरी ओपन आएगा और 1 पे आपका क्लोज आएगा। तो यहाँ पे फिर से ये ब्लू वाला ग्राफ इसके ऊपर है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा आंसर होगा जो इस क्वेश्चन की डोमेन को फॉर्म करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की डोमेन को फॉर्म करेगा ये वाले एक्स। मैथमेटिकली जैसा मैंने बताया कि अगर आप चाहोगे तो हम आपको करके दिखा देंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखे दे रहा हूं, लेकिन इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। तब तक आप जो है तो इसको ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड डोमेन ऑफ, किसका डोमेन निकालना है, y = 1/ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x, 1/ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x का डोमेन निकालना है। ठीक है, तो करके रेडी रखिए, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में इसको करते हैं और फिर और आगे के क्वेश्चंस करते हैं।